कहते हैं असली सोना आग में तपकर निखरता है और असली कारीगर वही होता है जो अपनी सादगी से इतिहास रच दे। बहुत समय पहले की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर और शांत राज्य हुआ करता था। उसी राज्य में विशाल नाम का एक बढ़ई अपनी बहन कविता के साथ रहा करता था। विशाल का परिवार सामान्य था, मगर उसकी कला असाधारण थी। लकड़ी से वो ऐसी नाव बनाता था जो न केवल पानी में तैरती थी बल्कि तूफानों का भी सामना कर सकती थी। उस दिन विशाल अपने घर के आंगन में एक नई नाव को तैयार कर रहा था कि तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। हाँ, कभी कभी तुम्हें देखकर बहुत खुशी होती है और कभी कभी अफसोस भी। अरे ऐसा क्या कर दिया मुखिया जी? विशाल भाई, मैं तुम्हारी कला को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमसे अच्छा बढ़ई न इस राज्य को मिला है और न ही किसी राज्य में है। हाँ। इतना कहकर मुखिया कुछ उदास हो गया। हाँ, पर अब दुख इस बात का है कि न राजा और न ही नागपुर के वासी तुम्हारी कला की कद्र कोई करता ही नहीं है। तभी कविता पानी का गिलास लेकर आ पहुंची। कोई बात नहीं मुखिया जी, आज भैया की कला को कोई भाव नहीं दे रहा, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब यही कला पूरे राज्य ही नहीं कई राज्यों में सराही जाएगी। सच कहूं तो अगर किसी और बढ़ई में तुम्हारे भाई जैसी कला होती ना तो वो आज सबसे बड़ा धनवान होता। हाँ। कोई मेरी कला को माने या ना माने, मुखिया जी आपका विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मुखिया मुस्कुराते हुए चला गया, लेकिन उसने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। जहां एक ओर विशाल की कला की अनदेखी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर कैलाश नगर राज्य में विवेक नाम का एक बढ़ई नाम और पैसा दोनों कमा रहा था। पर विवेक सिर्फ चालाक नहीं था, वो घमंडी भी था और लोगों को ठगने से कभी नहीं चूकता था। विवेक अपनी दुकान पर बैठा किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था। हाँ भैया, क्या मेरी नाव तैयार हो गई? देखो भैया, तुम्हारे बताए अनुसार तो नहीं, लेकिन ये देखो, उससे कहीं बेहतर नाव तैयार की है। विवेक ने सामने इशारा किया। ग्राहक ने नाव को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह वाह वाह, ये तो किसी राजा की नाव लग रही है। इसीलिए तो दाम भी राजसी मांगे हैं। ग्राहक ने बिना झिझके स्वर्ण मुद्राएं विवेक को दे दी। हाँ भैया, अब ये नाव मेरी है, मैं इससे दूसरे राज्यों में व्यापार करूंगा। हाँ, बस सफलता मिलने के बाद मुझे भूल मत जाना। ग्राहक प्रसन्न होकर चला गया। तभी विवेक की बहन आरती वहां आ पहुंची। भैया, वो जो नई नाव बनाई थी कहाँ है? अरे आरती, कुछ देर पहले ग्राहक आया, उसे खरीद कर ले गया। हाँ। आपने उसमें बहुत ही घटिया लकड़ी का इस्तेमाल किया था। शर्म नहीं आती भैया? अगर नाव डूब गई तो? अरे मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। भैया, अगर लोगों को पता लग गया तो आप पर लोगों का सारा विश्वास टूट जाएगा। अरे तुम नहीं जानती आरती कि राजा कमलेश मुझसे कितना प्रभावित है। मैं खराब लकड़ी सिर्फ दूसरे राज्यों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, अपने राज्य वालों को तो मैं बहुत अच्छी नाव बना के देता हूँ। हाँ। आरती का चेहरा नाराजगी से भर गया। भैया, घमंड छोड़िए, नहीं तो ये घमंड एक दिन आपको डुबो देगा। इतना कहकर आरती वहां से चली गई, लेकिन विवेक ने अपनी बहन की बात पर भी ध्यान नहीं दिया। इधर दूसरी ओर अगले दिन वही ग्राहक मोहन अपनी पत्नी राधा के साथ नदी किनारे खड़ा था।
आ देखो राधा, ये नाव कितनी सुंदर है। आहा। अरे काश हमारे नागपुर राज्य में भी विवेक जैसा बढ़िया कुशल बढ़ाई होता तो कितना अच्छा होता ना। यहीं बन जाती हमारी नाव। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये नाव तो किसी राजा की नाव जैसी लग रही है। और देखिए, जब हम कैलाश नगर आए थे, आपका सपना यही था कि मेहनत करके यहाँ से नाव खरीदें और नागपुर लौटें। आज वो सपना पूरा हो गया। हाँ, तो चलो अब नाव में बैठकर अपने राज्य चलते हैं। हाँ चलो। मोहन और राधा नाव में बैठ गए। मोहन चप्पू चलाने लगा। चली रे अपनी नैया, नदिया में चली है जैसे मछलिया। चली रे अपनी नैया। नाव कैलाश नगर की सीमा पार करने ही वाली थी कि अचानक नाव हिचकोले खाने लगी। ये क्या हो रहा है? नाव क्यों डगमगाने लगी? अरे लगता है अरे नाव की लकड़ी में छेद हो गया है। ए राधा, नाव डूब रही है। राधा, पकड़ो, संभालो। पर ये तो नई नाव है, इसमें छेद कैसे हो सकता है? अचानक नाव डूब गई। मोहन और राधा की चीखें हवा में गूंज उठीं। उधर इत्तेफाक से विशाल वहीं नदी किनारे टहल रहा था। मोहन और राधा को डूबता देख विशाल ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी और बहुत मुश्किल से उन्हें उनकी नाव सहित खींचकर किनारे ले आया। हाँ, इस नाव की सुंदरता को देखकर मैं खो गया था। कैलाश नगर के विवेक नाम के बढ़ई ने तो हमें ठग लिया। ओ, तो तुमने ये नाव कैलाश नगर से बनवाई है और ये नई नाव है ना? हाँ, हमने अपनी सारी जमा पूंजी देकर विवेक से नाव बनवाई थी और उसने हमारे साथ धोखा किया। ये तो अच्छा हुआ कि हम नागपुर के किनारे थे, वरना हम तो डूब ही जाते। हाँ, हमने इस नाव को लेकर व्यापार करने का सपना देखा था। अब सारा सपना टूट गया। विशाल कुछ देर सोचता रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। विशाल उन्हें अपनी दुकान पर ले गया। वहाँ एक नई नाव पहले से ही तैयार रखी थी, जो उसके ही हाथों की बनाई हुई थी। ये नाव ले जाओ और इससे व्यापार करो। जब धन कमाना तब इसकी कीमत मुझे दे देना, बस। मोहन चौंक गया। उसने नाव को गौर से देखा। अरे वाह, इतनी सुंदर और मजबूत नाव। हाँ, लेकिन इसकी सादगी पर मत जाना। मेरे हाथों की नाव ना सिर्फ नदी में बल्कि समंदर में भी चल सकती है। देखो, मैंने इसमें बहुत ही उत्तम लकड़ी का इस्तेमाल किया है। अरे आंधी क्या, तूफान क्या, एकदम बवंडर आ जाए, ये नाव अपनी जगह से नहीं हिलने वाली। मोहन की आंखें भर आईं। अरे कितने दुख की बात है, हमारे राज्य में तुम्हारे जैसे बढ़ई हैं। और बताओ भला, हम दूसरे राज्य की खाक छान रहे थे और धोखा खा गए अलग से। हम वादा करते हैं, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। मोहन और राधा वो नाव लेकर वहां से रवाना हो गए और एक नई उम्मीद लेकर नए सफर पर निकल पड़े। उधर विशाल चुपचाप किनारे खड़ा ढलती हुई धूप को निहार रहा था। वक्त आगे बढ़ता रहा और एक दिन कैलाश नगर के राज्य में राजा सूरज सिंह अपने सिंहासन के पास बैठा था। तभी वहां उसका मंत्री जगन्नाथ दरबार में प्रवेश करता है। महाराज की जय हो। महाराज, नागपुर राज्य बहुत ही सुंदर है। उसकी जमीन उपजाऊ है, परंतु वो राज्य हमारे अधीन आ जाए तो हमारा राज्य और भी विशाल बन सकता है। महाराज,
लेकिन हमने सुना है नागपुर के राजा राजा राहुल एक बहुत ही वीर और कुशल योद्धा है। क्या हम उसे युद्ध में हरा पाएंगे? अरे महाराज, हमारी सेना उससे कहीं बड़ी है। हमारे पास बेहतर हथियार हैं। अगर हम आज रात हमला करें तो सुबह तक तो वो घुटने टेक देगा महाराज। मगर हमारे कई सैनिक की जान भी जा सकती है। हम अभी इतना बड़ा नुकसान नहीं उठा सकते। काश कोई उपाय होता कि युद्ध किए बिना ही हम राजा विक्रम को हरा सकें। तभी दरबार में विवेक बढ़ई प्रवेश करता है। अरे विवेक आओ 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 आओ, हम तो तुम्हें ही याद कर रहे थे। दरअसल राजकुमारी मधु नदियों का भ्रमण करना चाहती हैं। हम चाहते हैं कि तुम उनके लिए एक विशेष और भव्य नाव तैयार करो। महाराज की जैसी आज्ञा वैसा हमारा काम। महाराज, ऐसी नाव बनाऊंगा कि उस जैसी नाव न इस राज्य में होगी और न किसी अन्य राज्य में होगी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी विवेक। तुम जैसे बढ़ई केवल हमारे राज्य में नहीं बल्कि पूरे संसार में नहीं है। बहुत बढ़िया। ये सुनकर राजकुमारी मधु मुस्कुराने लगी। पिताजी, विवेक को देखकर मेरे मन में एक योजना आ रही है। कौन सी योजना? आपने अभी कहा कि काश राजा राहुल को युद्ध के बिना हराया जा सकता, तो क्यों ना हम उन्हें प्रतियोगिता के लिए चुनौती दें। प्रतियोगिता? हाँ पिताजी, उन्हें संदेश भिजवाइए कि अगर वो युद्ध से बचना चाहते हैं तो फिर उनके राज्य का कोई बढ़ई विवेक से प्रतियोगिता करे नाव निर्माण में। जिसकी नाव अधिक सुंदर, मजबूत और टिकाऊ होगी वही विजयी घोषित किया जाएगा। वाह पुत्री वाह, ये तो अद्भुत उपाय है और मुझे पूरा विश्वास है कि विवेक से श्रेष्ठ कोई और हो ही नहीं सकता। मंत्री जगन्नाथ, तुम इसी समय ये संदेश लेकर नागपुर रवाना हो जाओ। मंत्री जगन्नाथ झुकता है और उसी समय नागपुर की ओर रवाना हो जाता है। अगले दिन नागपुर का राजमहल, राज दरबार के बीचों बीच मंत्री जगन्नाथ खड़ा होता है। मैं आपको पहचानता हूँ। आप तो कैलाश नगर के राजा सूरज सिंह के मंत्री हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही पहचाना महाराज। राजा सूरज सिंह ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। या तो आप युद्ध करें या फिर एक प्रतियोगिता में भाग लें। आपके राज्य का कोई कुशल बढ़ई हमारे राज्य के विवेक से नाव बनाने की प्रतियोगिता करेगा और जिसकी नाव अधिक सुंदर और मजबूत बनेगी वही प्रतियोगिता जीतेगा। यदि आप हारते हैं तो चंदन नगर राज्य हमारे अधीन हो जाएगा। कहिए महाराज। राजा राहुल कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन राजा सूरज सिंह की शर्त बराबर की नहीं है। अगर प्रतियोगिता हम हारते हैं तो हमारा राज्य बगैर युद्ध किए उसका हो जाएगा। इसीलिए अब हमारी भी एक शर्त होगी। शर्त? कौन सी शर्त? अगर हमारे राज्य का बढ़ई जीतता है तो फिर केशव नगर राज्य हमारे राज्य के अधीन होगा। तभी ये शर्त बराबर की मानी जाएगी। जाओ, जाकर अपने राजा से कह दो कि अगर वो हार गया तो उसका राज्य हमारा होगा। मंत्री जगन्नाथ ये सुनकर बुरी तरह चौंक गया। राजा राहुल मुस्कुराया और सिंहासन पर गहरी दृढ़ता से बैठ गया। मंत्री जगन्नाथ झुककर वहां से विदा हुआ और कैलाश नगर की ओर रवाना हो गया। मंत्री जगन्नाथ के जाने के बाद राजा राहुल गहरी चिंता में डूब गया। तभी उसकी रानी सुहानी उसके पास आई। क्या हुआ? आप इतने गहरे विचारों में क्यों डूबे हैं? मैंने जो शर्त रखी है वो केवल मैंने इस उम्मीद में रखी थी कि राजा सूरज सिंह डर कर पीछे हट जाए।
हमारे राज्य में ऐसा कोई बढ़ई नहीं है जो विवेक जैसे कुशल बढ़ई को हरा सके। अगर सूरज सिंह ने शर्त स्वीकार कर ली तो मेरी तो प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। उसी समय दरबार में मोहन बैठा था, जो अब एक समृद्ध व्यापारी बन चुका था। महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके ही राज्य में एक ऐसा कुशल बढ़ई है जो न केवल विवेक को हरा सकता है बल्कि उसके घमंड को चूर चूर कर देगा महाराज। क्या सच में? क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई बढ़ई मौजूद है? मोहन आगे बढ़ा और पूरी कहानी सुनाने लगा। महाराज, दरअसल जब मैं एक नाव कैलाश नगर से लेकर आया था तो वो डूबने लगी थी। वो नाव विवेक ने बनाई थी और मैं और मेरी पत्नी डूबने ही वाले थे कि तभी विशाल नाम के बढ़ई ने हमारी जान बचाई और बिना कुछ किए अपनी खुद की नाव हमें भेंट में दे दी। उसी नाव से व्यापार कर करके महाराज, आज मैं इतना बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। मजाल है कि वो नाव कभी डूब जाए। हाँ। तो ठीक है, फिर एक भी क्षण गवाए बिना जाओ और विशाल को लेकर आओ। मोहन तुरंत विशाल के घर पहुंचा। हाँ, तुम्हारे तो वस्त्र बता रहे हैं मित्र कि अब तुम बहुत धनवान बन चुके हो, क्यों? और ये सब तुम्हारी वजह से है विशाल। तुम्हारी नाव ने ही मुझे जीवन भी दिया और भविष्य भी। तुमसे नाव लेने के बाद मैंने दूसरे राज्य में व्यापार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मैं एक प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। आज मेरा फिर से रुतबा इतना ऊंचा है कि नागपुर के महाराज मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तुमने मेरे ऊपर जो एहसान किया था, अब उसका बदला चुकाने का समय आ गया है। इतना बोलकर मोहन ने विशाल को सारी घटना बताई और प्रतियोगिता का न्योता दिया। विशाल की बहन कविता ये सुनकर फूली न समाई। भैया, अब समय आ गया है। अब सारी दुनिया को पता चले कि आप जैसे बढ़ई कितने अनमोल होते हैं। विशाल मुस्कुराया और मोहन के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। उधर कैलाश नगर में मंत्री जगन्नाथ राजा सूरज सिंह के सामने खड़ा था। महाराज, नागपुर ने हमारी शर्त मान ली है। अब उनके पास एक बढ़ई भी आ गया है। नाम है विशाल, लेकिन राजा राहुल ने एक और शर्त रखी है महाराज कि अगर प्रतियोगिता में आप हार जाते हैं तो फिर आपको राजा राहुल की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। सोच लीजिए महाराज, अगर हम ये प्रतियोगिता हारते हैं तो हमारा राज्य हमारे ही हाथों से निकल सकता है। यानी कि हम जिसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, हो सकता है महाराज कि उसी गड्ढे में हम गिर जाएं। ये सुनकर राजा सूरज सिंह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। हमें ये शर्त स्वीकार है और वो विशाल पता नहीं कौन है, चाहे कोई भी हो, हमारे विवेक से कभी नहीं हार सकता। हमारा विवेक हमारे राज्य का नहीं, इस संसार का सबसे बढ़िया बढ़ई है। विवेक को तुरंत बुलाया जाए। कुछ ही देर में विवेक बढ़ई दरबार में हाजिर हुआ। विवेक, अब समय आ गया है अपनी कला को साबित करने का। तुम किसी भी कीमत पर यह प्रतियोगिता नहीं हार सकते। अब तुम्हारे कंधों पर राज्य की जिम्मेदारी है, समझ गए? महाराज, आप तो कतई चिंता ना करें। इस पूरे संसार में मुझसे बेहतर नाव बनाने वाला कोई है ही नहीं। निश्चिंत रहिए। राजा सूरज सिंह मंत्री जगन्नाथ से बोला। तो जाओ, राजा राहुल को संदेश दे दो कि हमें उसकी शर्त मंजूर है। प्रतियोगिता एक हफ्ते बाद रखी जाएगी। एक हफ्ते बाद मैं और राजा राहुल अपने अपने परिवार के साथ एक नदी के किनारे मिलेंगे और वहीं पर हमारे और उसके राज्य के कुशल बढ़ई नाव बनाकर तैयार करेंगे। जाओ। ऐसे ही 7 दिन गुजर गए। प्रतियोगिता के दिन राजा राहुल और राजा सूरज सिंह एक नदी के किनारे पर जमा हो गए। दोनों ओर से बढ़ई भी आ चुके थे। विशाल और विवेक दोनों की बहनें भी उनके साथ थीं। राजा राहुल, इस मूर्ख जैसे दिखने वाले बढ़ई के ऊपर अपना पूरा राज्य लगा दिया।
ये तो हमारे विवेक के सामने टिक ही नहीं पाएगा। हार और जीत का फैसला समय करेगा। अभी प्रतियोगिता आरंभ कीजिए, शुरू किया जाए। कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू हो गई। विवेक अपनी घमंड भरी मुस्कान के साथ नाव बनाने में जुट गया। वहीं दूसरी ओर विशाल पूरी एकाग्रता से लकड़ी पर हथौड़ा चला रहा था। कुछ समय बाद दोनों नावें तैयार हो चुकी थीं। विवेक की नाव बहुत सुंदर थी, चमचमाती हुई, रंग बिरंगी, जबकि विशाल की नाव साधारण लग रही थी, सीधी, सरल परंतु मजबूत। जैसा तुम्हारा राज्य वैसी ही तुम्हारी नाव। अरे देखो तो जरा, दूर से ही लग रहा है जैसे कबाड़ी में खरीदी गई हो। जरा इधर तो देखो, मेरे बढ़ई की नाव। आय हाय हाय, आय हाय हाय, क्या भव्यता है इसमें, वाह। महाराज, प्रतियोगिता सुंदरता की नहीं थी बल्कि टिकाऊपन और मजबूती की थी। निर्णय तो तब होगा जब दोनों नाव में यात्रियों को बैठाकर नदी का एक पूरा चक्कर लगाया जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, हमें मंजूर है। राजा सूरज सिंह ने अपने राज्य के 2 सैनिकों को इशारा किया। तुम दोनों नाव में सवार हो जाओ और नदी का एक पूरा चक्कर लगाकर बताओ कि कौन सी नाव सबसे बेहतर है। उसके बाद मैं और राजा राहुल हम दोनों नाव पर सवार करके फैसला करेंगे कि किसकी नाव सबसे ज्यादा बेहतर है। जाओ। ये सुनकर राजा राहुल मुस्कुराते हुए बोला, और वो फैसला कैसे होगा? कैसे क्या होगा, बड़ा ही आसान है राजा राहुल। जिसकी नाव सबसे ज्यादा बेहतर होगी वो तेज गति से पानी में तैरेगी और जो कमजोर होगी वो कम गति से तैरेगी। मुझे मंजूर है। फिलहाल तो अपने सैनिकों को दोनों नाव पर बैठा दीजिए। देखते हैं आपके सैनिकों को किसकी नाव ज्यादा पसंद आती है। ठीक है। दोनों सैनिक नाव में बैठ गए। एक ने विवेक की नाव ली, दूसरे ने विशाल की। नदी में दोनों नावें बढ़ चलीं। लेकिन कुछ ही दूरी पर विवेक की नाव में पानी भरने लगा। अचानक विवेक की नाव बीच नदी में ही डूब गई। सैनिक डूबने लगा, लेकिन दूसरे सैनिक ने तैरकर उसकी जान बचा ली। सिर्फ विशाल की नाव किनारे तक सही सलामत लौट आई। हैं? हमारी नाव कहाँ गई? महाराज, वो नाव तो आधे रास्ते में ही डूब गई। मैं भी डूबने वाला था, पर इस सैनिक ने मुझे बचा लिया। अरे जान बची तो लाखों पाए। राजा राहुल ठहाका मारकर हंस पड़ा। घमंड से कभी भी जीत नहीं मिलती सूरज सिंह। तुम भी घमंडी थे और तुम्हारा बढ़ई भी, और घमंड हमेशा डुबोता है। राजा सूरज सिंह ने सिर झुका लिया। मंत्री जगन्नाथ और राजकुमारी चंद्रलेखा भी मौन हो गए। लेकिन तभी राजा राहुल ने कहा, हमें तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए सूरज सिंह, हमें युद्ध नहीं मित्रता चाहिए। राजा सूरज सिंह की आंखें भर आईं। मुझे मेरी भूल का एहसास हो चुका है राहुल। तुम्हारा दिल तुम्हारे राज्य से भी बड़ा है। राजा सूरज सिंह ने हाथ आगे बढ़ाया और राजा राहुल ने वो हाथ थाम लिया। उधर विवेक शर्म से पानी पानी हो गया। तूने न केवल हमारे राज्य की इज्जत डुबोई बल्कि हमारे विश्वास को भी तोड़ा। अब से तू हमारे राज्य का हिस्सा नहीं है, जा। विवेक की बहन आरती रोते हुए बोली, भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि घमंड एक दिन ले डूबेगा। इधर नागपुर राज्य में विशाल का भव्य स्वागत हुआ। राजा राहुल ने विशाल को दरबार का राजकीय बढ़ई घोषित कर दिया और उसी दिन से सारे राज्य में एक ही नाम गूंजने लगा, विशाल बढ़ई।
कहते हैं असली सोना आग में तपकर निखरता है और असली कारीगर वही होता है जो अपनी सादगी से इतिहास रच दे।